Hello everyone, hope all of you are fine. Welcome to LIMS, Legend Institute of Management and Sciences. This is Sundar Khan, your lecturer for the course of drama. Okay, this is our 13th lecture, I think. In this lecture we will discuss the themes of Dr. Faustus. कौन कौन सी themes हैं इसके अंदर important और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हम इसके अंदर अभी रह गई हैं हमारी और हम लोग इसके अंदर जो हैं वो डिस्कस कर सकते हैं. सबसे पहले तो प्राइड है डॉक्टर फॉस्टर्स की, जिसे आप ह्यूब्रिस का नाम भी दे सकते हैं. देन क्वेस्ट फॉर नॉलेज है, क्वेस्ट फॉर पावर है, सिन है, रिडेम्पशन है, डैमनेशन है, कन्फ्लिक्ट बिटवीन रिनाइसेंस एंड मिडिवल एज या मिडिवल जो है आप कह सकते हैं आइडियाज़. पावर एज अ करप्टिंग इन्फ्लुएंस, क्या था मतलब किस तरह से करप्ट करती है. डिवाइडेड नेचर ऑफ मैन के ह्यूमन की नेचर जो है हमेशा डिवाइडेड होती है. वो दो चीज़ों में हमेशा जो है वो फंसा होता है, दो कन्फ्लिक्ट्स में वो फंसा होता है, दो आइडियाज़ में वो जो है वो डिवाइडेड होता है, फंसा होता है. कंसेप्ट्स ऑफ हेल देखेंगे कि क्या है कंसेप्ट ऑफ हेल एथिस्ट और क्रिश्चियन प्ले के लिहाज से, ये किस तरह से हम लोग इस प्ले को डॉक्टर फॉस्टर्स को डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमारी जो स्लाइड है वो है प्राइड के ह्यूब्रिस या प्राइड जो है वो हम डॉक्टर फॉस्टर्स के साथ किस तरह से इसको इस लिहाज से जो है वो हम डिस्कस कर सकते हैं. तो मेजर थीम ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स अगर हम देखें तो वो है ही प्राइड. ठीक है, विच गोज बिफोर अ फॉल, और मीन्स के प्राइड है और जिसकी वजह से ही आप कह सकते हैं कि फॉल स्टार्ट होता है. और फॉल जो है यानी कि तबाही जो है वो स्टार्ट भी डॉक्टर फॉस्टर्स की, उसकी तबाही जो है वो स्टार्ट होती है डॉक्टर फॉस्टर्स की बिकॉज ऑफ हिज प्राइड. ठीक है, बिकॉज वो जो है वो नॉलेज, पहले तो उसका मकसद सिर्फ नॉलेज लेना ही था, लेकिन बाद में क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्राउड हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा जो है मगरूर हो जाता है, जिसकी वजह से उसका जो है वो डाउनफॉल जो है वो स्टार्ट हो जाता है. डॉक्टर फॉस्टर्स के सिन जो था वो उसकी प्रैक्टिस ऑफ नेक्रोमेंसी यानी कि ब्लैक मैजिक नहीं था, बल्कि उसका जो सिन था वो इज डिनायल ऑफ गॉड्स पावर एंड मेजेस्टी, यानी कि जो उसकी एक आप कह सकते हैं बड़ापन गॉड का, उसकी जो पावर है गॉड की, उस चीज़ को डिनाई किया डॉक्टर फॉस्टर्स ने, क्योंकि वो खुद चाह रहा था कि वो गॉड बन जाए, गॉड की पावर सारी यानी कि अपने पास उसके पास सारे नॉलेज और सारी पावर जो है वो गेन कर ले और वो खुद गॉड बन जाए. और वो इसलिए उस एक तो वो ये भी चाह रहा था और सेकेंडली उसने इनकार किया इस चीज़ से कि गॉड है या गॉड की पावर और गॉड की जो ताकत है या जो बड़ाइयत है उस चीज़ से उसने इनकार किया. तो ये भी जो है जो सिन है डॉक्टर फॉस्टर्स का वो असल में यही था, यानी कि ब्लैक मैजिक की प्रैक्टिस करना डॉक्टर फॉस्टर्स का सिन या गुनाह नहीं था. जो असल गुनाह था डॉक्टर फॉस्टर्स का वो उसका गॉड की पावर से इनकार करना और उसकी बड़ाइयत को कबूल ना करना था. His pride is the source of his damnation, उसकी तबाही का जो आप कह सकते हैं जो यानी कि जो चीज़ बनी उसकी तबाही की जिम्मेदार बनी जो चीज़ वो थी उसका गरूर, उसका प्राइड, यानी कि उसकी जो डैमनेशन है उसकी जिल्लत, उसकी बेइज्जती, उसका डाउनफॉल, उन तमाम चीज़ों का जो जिम्मेदार था वो उसका गरूर था, वो उसकी प्राउडनेस थी, उसका प्राइड था, जो कि एंड में उसके डाउनफॉल में जो है वो चेंज हो जाता है. All the other sins committed by him are various aspects of the sin of pride, यानी कि कहा यह जा रहा है कि बाकी जितने भी सिन वो करता है, एक तो नेक्रोमेंसी यानी कि एक तो खुदा से इनकार कर देना था, उसकी बड़ाई से उसकी ताकत से इनकार करना था ना, उसके अलावा दूसरा उसका गुनाह या सिन जो था वो उसकी प्राउडनेस थी और उसकी प्राउडनेस की वजह से, उसके गरूर की वजह से वो और बहुत ज़्यादा सिन्स जो हैं, बहुत ज़्यादा गुनाहों का जो है वो मर्तकब बनता है, यानी कि बहुत ज़्यादा गुनाह भी वो और करता है. बहुत ज़्यादा गुनाह जो होते हैं उसका जिम्मेदार उसका सिर्फ और सिर्फ मगरूर होना होता है. यानी एक तो गुनाह था ये कि वो खुदा को मान नहीं रहा, उसकी बड़ाई को और उसकी ताकत को नहीं मान रहा ना. दूसरा गुनाह उसका ये था कि वो मगरूर हो गया था और उस मगरूर होने की वजह से उसने फिर बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड किस्म के उसने जो है वो गुनाह किए. Even his despair in the last scene of the play is another aspect of his pride. यहाँ तक कि जो लास्ट
लास्ट सीन था प्ले का हमारा, जब वो अकेला अपने जो वो हैं अपने फॉलोअर्स स्टूडेंट से कहता है कि कोई भी वहाँ ना आए। तो जो हमारा प्ले का लास्ट सीन है उसमें भी जो उसको डॉक्टर फॉस्टस को आप कह सकते हैं जो नाउमीदी थी, जो आप कह सकते हैं कि कंप्लीट एक हारी हुई सी उसकी कंडीशन थी, उसके पास कोई उम्मीद मौजूद नहीं थी, उस तमाम चीज़ का भी जिम्मेदार जो था वो उसका मगरूर होना ही था, उसका गरूर ही था जो इतने सालों से वो कर रहा था। बिकॉज इट प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम आस्किंग फॉर गॉड्स फॉरगिवनेस, क्योंकि वो इतना मगरूर हो चुका था कि उस चीज़ की वजह से, उस गरूर की वजह से अब वो मतलब उस चीज़ ने, उस गरूर ने उसे एंड तक, लास्ट सीन तक प्ले में जो है रोके रखा कि वो खुदा से जो है वो माफ़ी का तलबगार ना हो, वो खुदा से माफ़ी ना मांगे, वो जो है एक जो है ना रिडेम्पशन अपनी जो वो करते हैं, आप लोग माफ़ी मांगते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। तो वो चीज़ जो थी वो मगरूर होने की वजह से, अपने गुरूर की वजह से डॉक्टर फॉस्टस ने लास्ट सीन तक जो है वो नहीं कर पाया था। वो इतना मगरूर हो चुका था कि वो कर ही नहीं पा रहा था, वो खुदा से माफ़ी मांग ही नहीं पा रहा था। The pride of a man who refuses to accept the limitations of human knowledge है, he has to pay for his arrogance and pride। और वही बात है क्योंकि डॉक्टर फॉस्टस जो है वो लिमिटेशंस ऑफ ह्यूमन नॉलेज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। वो नहीं कह रहा था, वो नहीं चाहता था कि मैं जो हूँ वो लिमिट हो जाऊँ, मेरा जो नॉलेज है वो लिमिटेड हो, वो ये नहीं चाहता था। इसलिए वो जो है उसने तमाम चीज़ें जो हैं वो जो वो कर सकता था, यानी कि जिस तरह से भी वो हासिल कर सकता था, बाय हुक और बाय क्रुक उसने नॉलेज हासिल किया, उसने पावर हासिल की, और उसकी वजह से फिर वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट और प्राउड हो गया था। और फिर वही प्राउड और एरोगेंस जो उसकी थी वो एंड में उसको इस चीज़ से जो है वो रोकती है कि वो गॉड से जो है वो फॉरगिवनेस जो है वो मांगे, उससे माफ़ी मांगे, अपने गुनाहों को एक्सेप्ट करे और उनकी रिडेम्पशन करे, या उनसे उनकी जो है वो एक किस्म की वो जो होती है माफ़ी मांगना होता है एंड में, जो आप करते हैं हमेशा मीन्स के माफ़ी मांगते हैं, माफ़ी के तलबगार होते हैं आप लोग। जब आप लोग कोई गुनाह कर लेते हैं तो फिर आप लोग जो हो उसकी माफ़ी मांगते हो, आपको गिल्टी होती है। लेकिन डॉक्टर फॉस्टस को उसके गुरूर की वजह से जो है ना गिल्टी हो रही थी, और एंड में जो है वो मगरूर इतना हो चुका था, उस गरूर ने उसको इस हद तक पहुंचा दिया था कि उसे यही नहीं समझ आ रही थी कि मैं अब क्या करूं, और मैं माफ़ी मांगूं तो आखिर कैसे मांगूं। अक्सर आप लोगों ने लोगों को देखा होगा जो कि बहुत ज़्यादा मगरूर होते हैं, उन्हें पता होता है वो गलत करें, लेकिन उसके बावजूद जो है ना वो रुकते हैं ना वो माफ़ी मांगते हैं। और डॉक्टर फॉस्टस भी उन्हीं जैसा एक बंदा था। डॉक्टर फॉस्टस ह्यूब्रिस वाज बिकॉज ही लव द मटेरियलिस्टिक लाइफ, और उसका जो गरूर था, उसकी जो एक एरोगेंस थी वो इसलिए थी कि वो जो है वो बाद में आने वाली ज़िंदगी की बजाय जो उसके पास एक मटेरियलिस्टिक ज़िंदगी थी, जो उसके पास हर चीज़ थी और जो वो हर चीज़ हासिल करना चाहता था, वो उस चीज़ को जो है वो आप कह सकते हैं कि प्रायोरिटी थी उसकी, वो उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा था। उसे मटेरियलिस्टिक लाइफ गुजारना पसंद था, या को वो चीज़ें पसंद थी, इसलिए वो जो है गरूर और मगरूर भी उसका इसीलिए ज़्यादा वो मगरूर इसीलिए होता है क्योंकि उसको मटेरियलिस्टिक ज़िंदगी जौन सी वो चाहता होता है, जो जो चीज़ें उसे चाहिए होती हैं, जो जो चीज़ें वो डिमांड कर रहा होता है या चाह रहा होता है या उसकी ख्वाहिश होती है, वो तमाम चीज़ें उसे मिल जाती हैं, तो इसलिए वो ज़रूरत से ज़्यादा मगरूर हो जाता है। अच्छा जी, क्वेस्ट फॉर नॉलेज की अगर बात करें तो ये हमारे इस प्ले की सेंट्रल थीम है, ठीक है। ही एग्जामिन्स ऑल द ऑर्थोडॉक्स ब्रांचेस ऑफ नॉलेज एंड फाइंड्स देम वांटिंग, यानी कि जितनी भी ऐसी ब्रांचेस थी जो कि आप कह सकते हैं कि तो जितनी भी ब्रांचेस होती हैं ऑर्थोडॉक्स, जो कि आप लोग समझते हो कि मतलब ऑर्थोडॉक्स को अगर आप लोग मीनिंग देखो ना तो ऑर्थोडॉक्स का मीनिंग ये होता है कि तमाम वो चीज़ें जो कि आप लोगों के जो रिलीजियस बिलीव्स हैं, जो कन्वेंशन, जो आप कन्वेंशनली या नॉर्मल वे ऑफ डूइंग थिंग्स है या नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ डूइंग थिंग्स जो होता है वो चीज़ें, यानी कि हम रिलीजियस बिलीव्स को फॉलो करें, हम लोग जो सोसाइटल बिलीव्स बनाए गए हैं उनको फॉलो करें, जो नॉर्मल हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसके अंदर जो चीज़ें आती हैं वो तमाम की तमाम जो हैं वो ऑर्थोडॉक्स होती हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो डॉक्टर फॉस्टस था वो क्या किया, उसने तमाम की तमाम जितनी भी स्टैंडर्ड नॉलेज की ब्रांचेस थी, यानी कि ऑर्थोडॉक्स यानी कि रिलीजियस भी देखी उसने, जितनी भी स्टैंडर्ड नॉर्मल सोसाइटी में जो जो ब्रांचेस थी नॉलेज की, उन तमाम चीज़ों को उसने देखा और उन तमाम चीज़ों को वो चाहता था। वांटिंग का मतलब यह है कि उन तमाम चीज़ों को वो जो है वो हासिल करना चाहता था, ठीक है।
अब क्वेस्ट फॉर नॉलेज क्या था, इनएडिक्वेट, अनसेटिस्फाइंग एंड इनकम्प्लीट, लेकिन उसको वो तमाम चीज़ें जो है हासिल करने के लिए वो जो था अपने आप को उस काबिल नहीं समझ रहा था कि वो, जाहिर पता है एक इंसान एक टाइम में एक ही चीज़ को मास्टर कर सकता है। अगर आप लोग मास्टर ऑफ इंग्लिश में भी एडमिशन आपने लिया हुआ है, आप लोग साथ साथ मास्टर ऑफ बायोलॉजी में भी एडमिशन ले लें तो आप लोग नहीं कर सकते दोनों चीज़ें। तो उसके लिए आप कह सकते हैं कि तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो एक साथ करना बहुत मुश्किल था। तो वो इस चीज़ से वो सेटिस्फाइड नहीं था। ये चीज़ उसको लग रही थी कि वो जो है नामुकम्मल है इस वजह से। तो ही चूजेस मैजिक फॉर इट promise a world of profit and delight, of power, of honor, of omnipotence। ठीक है, यानी कि फिर वो क्या करता है कि इतनी सारी चीज़ों को चुनने की बजाय, यानी कि वो एक चीज़ चुनेगा तो एक ही चीज़ हासिल करेगा, जबकि उसने जो चुना, उसने जादू चुना, उसने मैजिक चुना। क्योंकि मैजिक क्या प्रॉमिस करता था, मैजिक प्रॉमिस करता था कि दुनिया के जितने भी फ़ायदे हैं, जितनी भी आप कह सकते हो कि शोहरत है, जितनी भी पावर है, जितनी भी इज्जत है, वो और जो है ओमनीपोटेंस मींस के जितनी भी अनलिमिटेड पावर उसके पास जो थी, वो मैजिक जो है वो तमाम चीज़ें जो हैं वो प्रॉमिस करता था, या वो चीज़ें जो थी जो कि वो हासिल करना चाहता था, वो तमाम चीज़ें उसे सिर्फ और सिर्फ मैजिक सीखने से या मैजिक को ही एज अ सब्जेक्ट फॉर फर्दर स्टडी जो है उसने जब एक्सेप्ट किया, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं मैजिक ने उसे प्रॉमिस की। यानी कि जादू जो है वो इसी तरह की चीज़ है कि आप लोग जादू सीखने तो फिर उसके बाद आप लोग जो करना चाहो वो आप कर सकते हो। तो वही चीज़ डॉक्टर फॉस्टर्स को जो थी वो पसंद आई कि अगर मैं सिर्फ जादू सीख लूँ, मैं सिर्फ मैजिक सीख लूँ तो फिर क्या होगा, मेरे पास दुनिया जहान की हर चीज़ होगी, मेरे पास ताकत होगी, मेरे पास पावर होगी, मेरे पास इज्जत होगी, मेरे पास अनलिमिटेड जो है, ओमनीपोटेंस का मतलब होता है अनलिमिटेड पावर, अनलिमिटेड पावर होगी तो इसका मतलब है कि मैं हर काम कर सकता हूँ। ठीक है, और उसकी जो टाइम लिमिट थी वो थी 24 ईयर्स। ही सीक्स एक्सपीरियंस ऑफ ऑल काइंड्स, 24 साल तक उसने हर तरह का एक्सपीरियंस किया, जो डिफरेंट चीज़ें थी, जो उसकी ख्वाहिशात थी, जो चीज़ें या काम वो करना चाहता था, वो तमाम एक्सपीरियंसेस उसने जो हैं वो 24 साल तक, जो कि उसकी टाइम लिमिट थी कॉन्ट्रैक्ट के तहत, उसने वो तमाम काम किए। लेकिन हुआ क्या, फाइनली हिज नॉलेज ब्रिंग्स हिम डेस्पेयर इंस्टेड ऑफ फ्रीडम। एंड क्या होता है, यानी कि जो उसका नॉलेज था, जो उसके पास ओमनीपोटेंस थी, जो उनका अनलिमिटेड नॉलेज था, वो क्या करता है, वो अनलिमिटेड नॉलेज जो है वो उसके पास फ्रीडम नहीं लाता, बल्कि उसका आप कह सकते हैं एक तरह से होपलेसनेस लेके आता है, नाउमीदी लेके आता है। यानी कि आज़ादी नहीं लाता, उसका जो 24 साल तक उसने इतने एक्सपीरियंस किए, उसने इतना कुछ किया, उसने जो उसकी ख्वाहिशात थी, जो उसकी आप कह सकते हैं कि जो काम वो करना चाहता था, जब उसने वो सब कुछ कर लिया तो एंड क्या हुआ, उसका एंड ये हुआ कि 24 साल के बाद उसके पास आज़ादी नहीं आई बल्कि नाउमीदी आई, डेस्पेयर, नाउमीदी आई, लॉस ऑफ होप उसके पास जो था वो उसका एंड था, उसका डाउनफॉल जो था वो उसका एंड था। वाई इसलिए कि कंसेप्ट ऑफ मीन्स एंड एंड्स। ठीक है, अब होता क्या है, होता यह है कि आप लोगों ने ये भी देखना होता है कि यहाँ पर जो काम आप कर रहे हो उसका यानी कि आप तरीका क्या अख्तियार कर रहे हो, उसके मीन्स कौन से हैं। एंड तो उसने देखा कि 24 साल तक उसके पास बेपनाह पावर रहेगी, बेपनाह जो चीज़ें हैं वो रहेंगी, लेकिन ये नहीं देखा उसने कि वो तरीका क्या अख्तियार कर रहा है। ठीक है, तो जब भी आप लोग कोई फैसला करते हो तो दोनों चीज़ें आप लोग नोटिस में रखें, यही हमारा कंसेप्ट है, मीन्स एंड एंड्स। यानी कि आपका तरीका कार क्या है, जिसके बाद आपका एंड रिजल्ट क्या है। आपको दो चीज़ें अपने माइंड में रखनी होती हैं जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं। नंबर 1 कि आप अपना तरीका कौन सा अख्तियार कर रहे हो उस काम के लिए, नंबर 2 कि उसका एंड रिजल्ट क्या है। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। हिज पाथ इज हिज एरर ऑफ जजमेंट, और जो वो तरीका अख्तियार करता है, जो वो रास्ता चुनता है अपने ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, अपनी मर्जी करने के लिए, ओमनीपोटेंस के लिए, अनलिमिटेड पावर के लिए, वो जो था वो एरर था, मीन्स कि वो ही गलत था। उसकी जो जजमेंट थी वो उसका पाथ था, यानी कि उसकी जो जजमेंट थी ना, वो उसकी गलती ये थी कि उसने जो जजमेंट की उसमें उसने अपना तरीका कार को नहीं देखा, और उसका तरीका कार गलत होने की वजह से उसका एंड जो था वो था कि वो होपलेस था, उसका डाउनफॉल था, उसकी डैमेनेशन थी, डेस्पेयर था। क्वेस्ट फॉर पावर को अगर हम देखें तो अ डिज़ायर टू बी ओमनीपोटेंट और डेमीगॉड, यानी कि वो चाहता था अनलिमिटेड पावर, और या कि फिर वो जो है वो गॉड बनना चाहता था। डेमीगॉड आप कह सकते हैं स्मॉल गॉड, एक गॉड की टाइप होती है, यानी कि आप डेमी का मतलब यही होता है स्मॉल गॉड, या कि फिर आप उसे कह सकते हो कि
यानी कि डैमिंग गॉड का मतलब ये होता है कि या तो ऐसा इंसान जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर और इज्जत हो, या कि फिर एक ऐसा इंसान या ऐसी बीइंग, यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ जिसके पास जो है वो बहुत ज़्यादा सुपर नेचुरल और डिवाइन जो है वो पावर्स हों। तो यहाँ पर डैमिंग गॉड बनने की उसने कोशिश की, ऑमनीपोटेंट यानी कि अनलिमिटेड पावर हासिल करने की कोशिश की, उसकी ख्वाहिश थी ये दोनों चीज़ें। तो मिस यूज़ द पावर, होता ये क्या है, वो अपनी पावर को मिस यूज़ करता है, यानी कि कहीं कहीं बल्कि बहुत ज़्यादा जगहों पर वो अपनी पावर को मिस यूज़ भी करता है। ऑल दीज हिज परफॉर्मेंसेज आर फार रिमूव्ड फ्रॉम हिज फर्स्ट कॉन्फिडेंट असर्शन दैट अ साउंड मैजिशियन इज आर डेमी गॉड। अच्छा, इसकी जो आप लोगों को ये अभी हम लोग चीज़ डिस्कस भी करेंगे यहाँ पर, होता ये है कि जो डॉक्टर फॉस्टर्स है वो ये कहता है, उसकी ये जम्पशन होती है या उसकी ये एक किस्म की आप कह सकते हैं एक लाइन थी, उसने कही थी कि जिसके पास भी जो मैजिशियन होता है, एक जिसके पास मैजिक होता है, वो एक तरह से ऑमनीपोटेंट होता है या डेमी गॉड होता है, ठीक है। लेकिन हमारे जब हमने यहाँ पर देखा डॉक्टर फॉस्टर्स को प्ले के अंदर, तो होता ये है कि जब भी कोई काम करना होता है तो वो करता है मेफिस्टोफेलिस, ठीक है। जब भी कोई पावर दिखानी होती है, जब भी कोई इम्पॉसिबल काम करना था, तो वो कर रहा था मेफिस्टोफेलिस। डॉक्टर फॉस्टर्स सिर्फ और सिर्फ जो है वो ऑर्डर करता था उसे कि ये काम करना है। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो डॉक्टर फॉस्टर्स तो फिर भी डेमीगॉड ना हुआ ना, क्योंकि उसके पास तो पावर नहीं थी, वो तो ऑर्डर कर रहा था, काम तो कोई और कर रहा था, मैजिक तो किसी और के पास था। तो यही बात यहाँ पर की गई है कि वो परफॉर्म तो वो ऐसे कर रहा होता है डॉक्टर फॉस्टर्स जैसे वो डेमी गॉड है, लेकिन असल में उसके पास होता कुछ भी नहीं है। जो उसकी एक कॉन्फिडेंट असर्शन थी ना कि एक मैजिशियन जो है वो डेमी गॉड होता है, तो वो तो मैजिशियन भी नहीं था, उसके पास मैजिक तो था नहीं, क्योंकि डॉक्टर फॉस्टर्स के पास वो तो छोटे छोटे से ट्रिक्स करता था डॉक्टर फॉस्टर्स सिर्फ। फॉस्टर्स पावर इज इल्यूजरी, मीन्स के इल्यूजनरी है ना, सॉरी इल्यूजनरी है यहाँ पर, यानी कि सिर्फ इल्यूजन थी। सिंस एट ईच स्टेज ही डिपेंड्स अपॉन मेफिस्टोफेलिस, वही बात है कि हर चीज़ के लिए, हर काम के लिए वो डिपेंड करता है मेफिस्टोफेलिस के ऊपर, वो उसको कहता है मेफिस्टोफेलिस वो काम करता है। डॉक्टर फॉस्टर्स की अपनी पावर तो इल्यूजन थी, एक आप कह सकते हैं एक माया थी, सच तो नहीं था वो। डॉक्टर फॉस्टर्स पावर्स एग्जिस्ट मोर इन हिज इमेजिनेशन देन इन फैक्ट, यानी कि उसकी इमेजिनेशन थी कि मेरे पास ये सारी पावर है, उसकी अपनी सोच थी कि मेरे पास इतनी पावर है, लेकिन फैक्ट ये है कि उसके पास पावर नहीं थी, पावर थी मेफिस्टोफेलिस के पास। फॉस्टर्स पावर्स इज इल्यूजरी सिंस एट ईच स्टेज ही डिपेंड्स अपॉन मेफिस्टोफेलिस, वही बात है कि जो पावर थी डॉक्टर फॉस्टर्स की वो एक इल्यूजन थी, वो सच नहीं था, वो जो है एक इमेजिनेशन थी, क्योंकि हर काम के लिए, हर चीज़ के लिए डॉक्टर फॉस्टर्स डिपेंड करता है मेफिस्टोफेलिस के ऊपर। मेफिस्टोफेलिस उसका वो काम करता है, डॉक्टर फॉस्टर्स के पास तो जस्ट कुछ ट्रिक्स थे। वो कहता ये है कि अगर पावर मेरे पास होगी तो मैं डेमी गॉड हो जाऊंगा, लेकिन वो डेमी गॉड भी नहीं होता क्योंकि पावर उसकी अपनी नहीं होती। अच्छा जी, सिन, रिडेम्पशन एंड डैम्नेशन, तो क्रिश्चियन आइडियोलॉजी है ये। क्रिश्चियन आइडियोलॉजी में क्या होता है, फर्स्ट देयर इज द आइडिया ऑफ सिन विद क्रिश्चियनिटी डिफाइंस एज एक्ट कंट्री टू द विल ऑफ गॉड, यानी कि क्रिश्चियन का आइडिया है सिन, रिडेम्पशन एंड डैम्नेशन। अब होता क्या है कि क्रिश्चियन आइडियोलॉजी क्या है, क्रिश्चियन आइडियोलॉजी ये है कि आप लोगों मतलब कि एक आइडिया है गुनाह का, फिर क्या है क्रिश्चियन डिफाइन करता है गुनाह को, क्रिश्चियनिटी किस तरह से डिफाइन करता है कि ये एक ऐसा एक्ट है जो कि कंट्ररी है, अगेंस्ट है द विल ऑफ गॉड, यानी कि खुदा जो चाह रहा है, गॉड जो डिमांड करता है या जो उसने रूल्स और वैल्यूज़ दी हुई हैं, जब हम उसके कंट्राडिक्ट जाते हैं, अगेंस्ट जाते हैं या खिलाफ कोई काम करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम लोग जो है वो गुनाह कर रहे हैं। Faustus commits what is in sense the ultimate sin. Not only does he disobey God, he consciously and even eagerly renounces disobedience to him, choosing instead to swear allegiance to the devil. अब होता क्या है कि डॉक्टर फॉस्टर्स जो है वो अल्टीमेट सिन करता है, और वो अल्टीमेट सिन कैसे करता है कि वो डिसओबे करता है, सिर्फ और सिर्फ डिसओबे नहीं करता गॉड को, वो डिनाई कर देता है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को, वो डिनाई कर देता है पावर एंड मैजेस्टी ऑफ गॉड को, और उसके बाद वो चूज़ किसे करता है, वो चूज़ करता है डेविल को, वो चूज़ करता है उसके साथ
जो है वो एलिजियंस करता है, मीन्स के कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसके साथ वो जो है एक किस्म का आप कह सकते हैं दोस्ती करता है, उसके साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करके उसको फॉलो करता है। जिस तरह से ओबीडियंस जो है वो गॉड को दिखानी चाहिए थी, उसी तरह की ओबीडियंस जो है वो डेविल को दिखाता है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। यहाँ पे ये जो चीज़ नज़र आ रही है ना, ये यहाँ पर असल में चीज़ क्या नज़र आ रही है? चीज़ ये नज़र आ रही है कि डॉक्टर फॉस्टर्स को गॉड की पावर और मैजेस्टी के ऊपर इतना यकीन नहीं था जितना कि डेविल की पावर और मैजेस्टी के ऊपर था। तभी वो गॉड को इग्नोर करके, डिसओबे करके, डिनाई करके डेविल को चूज करता है। Each time Faustus decides to remain loyal to hell rather than seek heavens, और हर दफ़ा जो है वो हेल को चूज़ करता है डॉक्टर फॉस्टर्स हेवंस के बजाय या हेवंस के ऊपर। क्यों? क्योंकि बात वही है कि उसको गॉड की पावर और मैजेस्टी के ऊपर इतना यकीन नहीं था जितना कि डेविल की पावर के ऊपर था। In Christian framework, this turning away from God condemns him to spend an eternity in hell। और यही जो चीज़ है कि आप गॉड की पावर से, मैजेस्टी से जो हो वो इनकार कर रहे हो, तो यही चीज़ जो है, यही चीज़ क्रिश्चियन के अंदर, क्रिश्चियनिटी के रिलीजन में ये जो चीज़ है, ये चीज़ जो है वो आपको गुनाहगार बनाती है। यानी कि हर रिलीजन में ही बनाती है वैसे तो गॉड को डिनाई करना। तो क्रिश्चियनिटी की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो क्रिश्चियनिटी में इस चीज़ आपको गुनाहगार बनाती है और आप लोगों को फिर इस चीज़ की सज़ा जो है वो इस तरह से भुगतनी पड़ती है कि आपको इटर्निटी यानी कि सारी मरने के बाद जो है हमेशा जो है अब आपको हेल में, दोज़ख में ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। Only at the end of his life that Dr. Faustus desire to repent। और आखिर में, बिल्कुल आखिर में डॉक्टर फॉस्टर्स जो है वो ख्वाहिश जाहिर करता है कि वो माफ़ी मांगे, लेकिन वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि उसका गुरूर जो है वो उसको ये काम करने नहीं देता। ख्वाहिश उसकी होती है लेकिन वो कर नहीं पाता। फाइनल सीन के अंदर ही क्राइज आउट टू क्राइस्ट टू रिडीम हिम, और एंड में बिल्कुल वो जो है वो कहता है क्राइस्ट से कि उसको माफ़ कर दिया जाए, या उसको जो है आप कह सकते हैं कि माफ़ी मिल जाए किसी तरह से। बट इट इज़ टू लेट फॉर हिम टू रिपेंट। लेकिन अब तो टाइम गुजर चुका है, ठीक है ना, आप कुछ बचा ही नहीं, अब तो बिल्कुल एंड है। फॉस्टर्स इज स्टिल अलाइव बट इनकैपेबल ऑफ बीइंग रिडीम्ड। और वही बात है कि वो ज़िंदा तो जब तक होता है, लेकिन तब तक वो ज़िंदा होने के साथ साथ जो है वो इस काबिल नहीं होता कि उसको जो है वो माफ़ कर दिया जाए, ठीक है। फॉस्टर स्पेंड्स हिज फाइनल मोमेंट्स इन अ स्लाइटली डिफरेंट यूनिवर्स। और वो जो है अपनी जो ज़िंदगी के कुछ आखिरी लम्हात जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट यूनिवर्स जो है, एक डिफरेंट आप कह सकते हैं कि दुनिया, या आप कह सकते हैं कि डिफरेंट एक कायनात जो होती है उसमें जो है वो अपने ज़िंदगी के आखिरी लम्हात गुजारता है। और वो ऐसी जगह है जहाँ पे आपकी माफ़ी तलाफ़ी जो है वो कबूल हो ही नहीं सकती। यानी कि आप लोग जो हो, एक आप ये कह सकते हैं कि आप लोग इस दुनिया में नहीं जब रहे तो फिर आपकी माफ़ी किस तरह से आप कबूल करवा सकते हो, या माफ़ी मांग किस तरह से सकते हो। तो फॉस्टर्स जब आखिरी लम्हात में उस दुनिया में नहीं होता, तो जब वो माफ़ी मांगता भी है तो वो माफ़ी जो है वो काबिल कबूल नहीं होती, क्योंकि वो किसी डिफरेंट यूनिवर्स में चला जाता है वेयर रिडेम्पशन इज नो लॉन्गर पॉसिबल एंड वेयर सर्टेन सिंस कैन नॉट बी फॉरगिवन। और वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ गुनाह, वैसे भी ये जो गुनाह फॉस्टर्स ने किए थे माफ़ी के काबिल नहीं थे। और दूसरी बात यह कि दुनिया में ही किसी और दुनिया में चला जाता है तो जहाँ पे माफ़ी जो है वो काबिल कबूल थी ही नहीं, या माफ़ी जो है एक्सेप्टेबल थी ही नहीं। कन्फ्लिक्ट बिटवीन मिडिवल एंड रिनाइसेंस वैल्यूज़ की बात अगर हम करें तो इसके अंदर क्या है हमारे पास, पहले तो लाइन है R.M. डॉकिंस की। डॉक्टर फॉस्टर्स टेल्स द स्टोरी ऑफ अ रिनाइसेंस मैन हु हैड टू पे द मिडिवल प्राइस फॉर बीइंग वन। यानी कि होता क्या है, हमें यहाँ पे R.M. डॉकिंस जो है एक आप कह सकते हैं क्रिटिक हैं, एक राइटर हैं, उन्होंने बताया है कि डॉक्टर फॉस्टर्स ने हमें एक स्टोरी बताई है जिसके अंदर क्या होता है, फॉस्टर्स के ज़रिए बल्कि हमें एक स्टोरी सुनाई गई है जो कि स्टोरी है एक रिनाइसेंस मैन की, यानी कि जो रिनाइसेंस वैल्यूज़ को फॉलो करता है उस आदमी की कहानी है जिसको जो पे करनी पड़ी है प्राइस, वो ये पे करनी पड़ी है कि वो जो है मिडिवल प्राइस फॉर बीइंग वन, ठीक है। यानी कि वो है तो रिनाइसेंस मैन लेकिन वो है मिडिवल एज में, इसलिए उसको वो प्राइस जो है वो पे करनी पड़ी है कि वो मिडिवल एज से बिलोंग करता है लेकिन वैल्यूज़ उसकी रिनाइसेंस वैल्यूज़ को वो फॉलो कर रहा है। तो जो प्राइस उसने पे की है वो इसीलिए पे की है कि वो किसी और दुनिया में है, किसी और जगह पे है, किसी और पीरियड में है, एज में है, और वो वैल्यूज़ किसी और दुनिया की, सोसाइटी की और एज की जो है वो फॉलो कर रहा है। तो फिर इस तरह से उसको जो है वो उस चीज़ की जो है वो आप कह सकते हैं कीमत जो है वो भरनी पड़ी है।
द हार्ट ऑफ वन ऑफ द प्लेस सेंट्रल थीम है ये कन्फ्लिक्ट बिटवीन मिडिवल और रिनाइसेंस, और ये मुझे लगता है मैंने लास्ट लेक्चर में अच्छी तरह से आप पर एक्सप्लेन की है. क्लैश बिटवीन द मिडिवल वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड ऑफ द इमर्जिंग रिनाइसेंस, डॉक्टर फॉस्टर्स पुट ह्यूमन एट द सेंटर. यानी कि डॉक्टर फॉस्टर्स जो है, हमें जो है मार्लो ने वो अपने प्ले के जरिए शो की हैं जो वैल्यूज़ उसने डॉक्टर फॉस्टर्स को जो है फॉलो करवाई हैं, वो तमाम की तमाम वैल्यूज़ हैं रिनाइसेंस की. जबकि जो प्ले लिखा गया है वो प्ले लिखा गया है मिडिवल एज में, मिडिवल पीरियड में. तो फिर जब आप मॉडर्न वैल्यूज़ को फॉलो कर रहे हो, वो भी तब जब सोसाइटी के अंदर जो है वो सोसाइटी की वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस दी जाती थी, जबकि यहाँ पर डॉक्टर फॉस्टर्स ने ह्यूमन को सेंटर में रखा है, अपने आप को सेंटर में रखा है, सोसाइटी को फॉलो नहीं किया. सोसाइटी क्या सोचती है इस चीज़ को फॉलो नहीं किया, सोसाइटी की वैल्यूज़ क्या है इस चीज़ को फॉलो नहीं किया, बल्कि जो उसे ठीक लगा, जो उसे अपने लिए बेहतर लगा, उसने उसे फॉलो किया. और इसी वजह से जो है द मिडिवल वर्ल्ड प्लेस्ड गॉड एट द सेंटर ऑफ एग्जिस्टेंस, क्योंकि मिडिवल वर्ल्ड में सेंटर जो था, अटेंशन जो था, वो मेन जो थी वो गॉड को थी इंपॉर्टेंस. डॉक्टर फॉस्टर्स क्या करता है, डॉक्टर फॉस्टर्स गॉड की बजाय अपने आप को इंपॉर्टेंस देता है और उसी चीज़ की कीमत जो है वो उसे भरनी पड़ती है. एंशंट साइड मैन एंड द नेचुरल वर्ल्ड मीन्स के मिडिवल में आदमी क्या सोचता है, दुनिया को किस चीज़ की ज़रूरत है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं थी. जिस तरह कि मैंने आपको बताया कि चर्च जो थी वो मिडिवल एज में काम कर रही थी और चर्च कहती थी कि आप अपनी आखिरत के बारे में सोचें, आपने खुदा के लिए क्या करना है या खुदा को आपने किस तरह से देना है, जवाब देना है, देखना है. आप सिर्फ ये चीज़ें जो हैं आपने ये चीज़ें सोचनी है और इसी के लिए तैयारी करनी है. दुनिया में क्या हो रहा है छोड़ दो. रिनाइसेंस में क्या था, रिनाइसेंस में था राइज ऑफ ह्यूमनिज्म. तो जब राइज ऑफ ह्यूमनिज्म था तो उसमें क्या था, सेंटर जो चीज़ थी वो गॉड की बजाय मैन को बना दिया गया था कि मैन अपने बारे में सोचे, मैन अपनी ख्वाहिशात, अपनी सोच के बारे में सोचे और उस तरह से एक्ट करे. तो असल में लगता क्या था, लगता ये था कि अगर ह्यूमनिज्म को फॉलो किया जाएगा तो इंसान जो है वो नाखुश हो जाएगा. लेकिन जब रिनाइसेंस में वाकई ही ह्यूमनिज्म को फॉलो किया गया, अपने बारे में सोचा गया, अपनी भलाई के बारे में सोचा गया, तो इंसान जो है वो खुश हुआ. ठीक है ना, इंसान वाकई ही खुश हुआ. तो मिडिवल एकेडमी थियोलॉजी वाज अ क्वीन ऑफ द साइंसेज. मिडिवल में क्या था, थियोलॉजी थी, रिलीजन जो था वो क्वीन थी साइंसेज के. रिनाइसेंस में सेक्युलर मैटर्स टुक सेंटर स्टेज. रिनाइसेंस में जो सेक्युलर मैटर्स जो थे वो थे सेंटर में. मींस के आप इससे ये समझें कि मिडिवल एज में रिलीजन और गॉड सेंटर में था, जबकि रिनाइसेंस में रिलीजन नहीं बल्कि इंसान और इंसान की ख्वाहिशात जो थी वो सेंटर में थी. ठीक है, सेक्युलर का मतलब होता है कि रिलीजन और स्पिरिचुअल जो मैटर्स हैं उनके साथ कोई चीज़ कनेक्टेड ना हो, उनसे कोई वास्ता ना हो, उनसे दूर दूर वाली चीज़ें जो हैं, यानी कि अगेंस्ट आप कह सकते हैं रिलीजन और जो गॉड है या जो आप कह सकते हैं स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं उनसे अगेंस्ट, उनके कंट्राडिक्टरी चीज़ें. तो इसका मतलब ये है कि मिडिवल ने सिर्फ और सिर्फ गॉड को बीच में रखा और उसके बारे में सोचा और उसके बारे में काम किया, जबकि रिनाइसेंस में इंसान को बीच में रखा गया, सेंटर ऑफ यूनिवर्स इंसान को बनाया गया और इंसान को कहा गया कि वो अपने बारे में सोचे, अपने माइंड के बारे में सोचे और अपनी खुशी के बारे में सोचे. तो यही डिफरेंस था कि डॉक्टर फॉस्टर्स ने मिडिवल एज में रिनाइसेंस की वैल्यूज़ को फॉलो किया. उसने उस टाइम जब गॉड को सेंटर ऑफ द यूनिवर्स बनाया गया था, उस टाइम उसने अपने आप को सेंटर ऑफ यूनिवर्स बनाया और अपने बारे में सोचा और अपना काम किया, तो उसको उसकी सज़ा मिली. वैसे उसने तो गुनाह भी किया लेकिन दिखाया इस तरह से गया क्योंकि उसने अपने बारे में सोचा था, तो उसको उस चीज़ की सज़ा दी गई. पावर एज अ करप्टिंग इन्फ्लुएंस, ये भी यूनिवर्सल थीम है. ठीक है, Faustus actually gains the practically limitless power and he so desires, however his horizon seems to narrow. अब होता क्या है, Faustus जो पावर डिज़ायर करता है, अनलिमिटेड पावर, Faustus को प्रैक्टिकली वो पावर मिल जाती है, चाहे जैसे मर्जी मिलती है लेकिन उसको वो पावर मिल जाती है. लेकिन पावर मिलने के बाद क्या होता है, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मगरूर हो जाता है और इसकी बजाय कि उसका जो है एक देखने का अंदाज़, उसका सोच का अंदाज़ जो है वो बड़ा होता, वो जो है वो खुलता, वसी होता, वो जो है वो तंग नज़र हो गया, वो उस नैरो हो गया. ठीक है ना, यानी कि आप कह सकते हैं उसकी सोच जो है वो तंग नज़र हो गई, वो जो है वो नैरो हो गई. एम्बिशन इज समहाउ सैप्ड, उसका जो एक एम्बिशन था वो ठंडा पड़ गया, उसकी जो एक ख्वाहिश थी, उसका जो एक आप कह सकते हैं एम था, वो जो है वो ठंडा हो गया. It is not that power has corrupted Faustus by making him evil. Indeed, Faustus' behavior after he sells his soul hardly rises to the level of a true wickedness. और ऐसा नहीं है,
अच्छा, और ऐसा नहीं है कि भाई जैसे ही फॉस्टस की जो एक उसको ताकत मिलती है, उसको पावर मिलती है, अनलिमिटेड पावर मिलती है, तो वो ईवल बन जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, फॉस्टस को जब पावर मिलती है, जब वो अपनी सोल को सेल कर देता है, तो उसके बावजूद भी उसका बिहेवियर जो है वो मॉरली ईवल जो है वो मतलब इतना ज़्यादा मॉरली ईवल नहीं होता। ठीक है, इतना ज़्यादा बुरा नहीं हो जाता। रैदर गेनिंग एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स फॉस्टस बाय मेकिंग हिम मीडियोकर। बल्कि होता क्या है कि बजाय इसके कि वो बहुत ज़्यादा बुरा बन जाता, वो क्या बन जाता है, मीडियोकर बन जाता है, नॉर्मल बन जाता है। वो बहुत अच्छा भी नहीं रहता, वो बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं होता। आपने बिहेवियर देखा फॉस्टस का, कोई इतने बड़ा उसने पावर जिस तरह से बिली उस चीज़ को छोड़ दें, क्या उसने पावर लेके इतना कौन सा बड़ा बुरा काम कर दिया था? नॉर्मल था उसका बिहेवियर, को इतना बड़ा मतलब नहीं। जब पावर मिली तो घूमा फिरा, उसने कुछ प्रैंक्स भी किए, कुछ ट्रिक्स भी किए, लेकिन इतना कोई खास बुरा काम दिखाया नहीं है प्राउड के अलावा, यानी कि मगरूर होने के अलावा। एंड बाय ट्रांसफरिंग हिज बाउंडलेस एम्बिशन इनटू मीनिंगलेस डिलाइट इन पैटी सेलिब्रिटीज। सेलिब्रिटी वही है कि उसने क्या किया था कि छोटा सा सेलिब्रिटी बन गया। वो उसका जो एक इतना बड़ा एम्बिशन था, उसका बाउंडलेस था, मीन्स कि कोई बाउंड्री नहीं थी उस एम्बिशन की, उस एम की, कि उसने अनलिमिटेड पावर लेनी है। उसके बाद वो जो है वो एक छोटी सी चीज़ बन गया, नॉर्मल सी चीज़ बन गया, कोई इतना खास काम नहीं किया उसने उससे। Faustus is cursed to him means he has gained the whole world, but he does not know what to do with it. बात वही है कि उसका एम्बिशन तो बहुत बड़ा था कि मैंने बहुत सारी अनलिमिटेड पावर लेनी है, मैंने बहुत सारी चीज़ें लेनी है, बहुत सारी मैंने जो है शोहरत लेनी है, पैसा लेना है। लेकिन जब उसे पावर मिल गई ना, तो वो नॉर्मल हो गया था। उसने कोई ऐसी चीज़ नहीं की, उसने कोई ऐसा काम नहीं किया, उसके पास सारी दुनिया की ताकत आ गई, अनलिमिटेड पावर आ गई, लेकिन अब उसे ये नहीं पता था कि इन सब चीज़ों के साथ मैं करूँ क्या। ठीक है ना, नाम वो इतना ज़्यादा बुरा बना के वो बहुत ही बुरा बन गया हो, बहुत ही मॉरली ईवल हो गया हो, ना वो अच्छा था। तो उसको खुद नहीं पता था कि उसने जो इतनी सारी पावर ले ली है, वो इस सारी पावर का करे क्या, उसको कहाँ यूज़ करे। डिवाइडेड नेचर ऑफ मैन क्या होता है कि मैन की जो नेचर होती है, स्पेशली जब फैसला करना हो आपने और आपके पास दो चीज़ें हों, तो आपको जो होता है फैसला करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये है डिवाइडेड नेचर ऑफ मैन। नेचर ऑफ फॉस्टस क्या थी कि कॉन्स्टेंटली अनडिसाइडेड अबाउट वेदर ही शुड रिपेंड और नॉट, यानी कि अब वो मुस्तकिल तौर पर इस चीज़ का शिकार था कि क्या वाकई उसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए। असल में होता क्या, जब भी आपके पास ना फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए आपने बिरयानी खानी है, आपने कोरमा खाना है, और दोनों आपकी फेवरेट चीज़ें, तो आपको समझ नहीं आएगी। दैट इज़ अनडिसाइडेड नेचर या डिवाइडेड नेचर ऑफ मैन। क्या उसे पता नहीं चलेगा उसने करना क्या। और यही काम फॉस्टस के साथ था कि फॉस्टस को समझ नहीं आ रही थी कि उसे डेविल को चूज़ करना चाहिए या गॉड को, और उसे ये नहीं पता लग रहा था कि आप वो रिपेंट करे या ना करे। एंड रिटर्न टू गॉड और कंटिन्यू टू फॉलो हिज पैक्ट विद लूसीफर। वही बात है कि वो गॉड को से माफ़ी मांगे और उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दे, या अपना जो पैक्ट उसने लूसीफर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उसी को वो कंटिन्यू करे। और इस इंटरनल स्ट्रगल में ही पूरा का पूरा प्ले गुजर जाता है। और पार्ट ऑफ हिम वांट्स टू डू गुड एंड सर्व गॉड, और एक हिस्सा उसका ऐसा होता है जो कि आप देखा भी था आपने उसका कि एक गुड एंजल था और एक इवल एंजल था। तो एक हिस्सा उसका ऐसा होता है जो चाहता है कि वो अच्छे काम करे और गॉड को फॉलो करे, गॉड को सर्व करे, लेकिन एक हिस्सा उसका वो भी था और वो डोमिनेंट था, यानी कि वो ज़्यादा जो है आप ताकत रखता था, जो कि जो है आप कह सकते हैं कि लस्ट आवर पावर दैट मेफिस्टोफेलिस पावर, जो कि उसको जो है वो दिखा रहा था कि वो पावर के पीछे जो है वो मरता था फॉस्टस, और वो फॉस्टस को पावर का ही लालच दे रहा था, दिखा रहा था कि जो उसकी पावर है मेफिस्टोफेलिस की वो उसके पास 24 साल के लिए होगी, वो उससे कुछ भी कर सकता है। तो उसका वही हिस्सा ज़्यादा ताकतवर भी था। तो उस मतलब अच्छाई और बुराई दो पार्ट्स हों तो हमेशा जो है बुराई थोड़ी सी जो है वो ताकत ले जाती है, अच्छाई बहुत मुश्किल से एंड में जीतती है। ठीक है, और यहाँ पे यही हुआ कि बैड एंजल जो था वो जीत गया और गुड एंजल जो था वो हार गया। इवल एंजल यानी कि जीत गया था और जो गुड एंजल था वो हार जाता है। मेफिस्टोफेलिस को फॉलो करता है फॉस्टस, और यही डिवाइडेड नेचर ऑफ मैन है कि जब आपके पास 2 चॉइसेस होंगी, 2 अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, तो आप उसमें अनडिवाइडेड रहोगे, यानी कि आप उसमें डिवाइडेड आप उसमें रहोगे, अनडिसाइडेड रहोगे। आपको समझ नहीं आएगी आपने क्या डिसाइड करना है, आपको कौन सी चीज़ चुननी चाहिए, कौन सी चीज़ आपके फ़ायदे के लिए है, कौन सी चीज़ आपके नुकसान के लिए है, या आपको किस चीज़ में ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो यही चीज़ है जो कि है डिवाइडेड नेचर ऑफ मैन। और ये जो हमारी अपीयरेंस थी गुड एंजल की और बैड एंजल की, ये इसी चीज़ को डिसाइड जो है वो डिफाइन करती है।
कंसेप्ट्स ऑफ हेल में अगर हम देखें तो 3 कंसेप्ट्स ऑफ हेल दिखाए गए हैं. एब्सेंस ऑफ गॉड अकॉर्डिंग टू मेफिस्टोफेलिस दिखाया गया है. चर्च सेज इट इज़ अ पिट ऑफ फायर और फॉस्टर्स क्लेम्स देयर इज़ नो हेल. यानी कि आपको इस प्ले के अंदर 3 डिफरेंट लोगों के जो हैं या 3 डिफरेंट तबकों के कंसेप्ट्स दिखाए गए हैं रिगार्डिंग दोज़ख. ठीक है, यानी दोज़ख के बारे में. तो एक तो ये है कि मेफिस्टोफेलिस कहता है कि खुदा है ही नहीं. ठीक है, चर्च जो थी वो ये कहती थी कि फायर जो दोज़ख है वो क्या है, एक पिट है, यानी कि एक बहुत गहरा आप कह सकते हैं एक गड्ढा या कुआं है या वट एवर इट इज़. पिट वो होती है जिसका जो बॉटमलेस होती है, जिसका कुछ पता ही नहीं चल रहा होता उसकी बेस कहाँ है. पिट ऑफ फायर है यानी आग ही आग है. चर्च ये कहती थी लोगों को. और फॉस्टर्स ये क्लेम करता था कि हेल है ही नहीं, कोई चीज़, कोई दोज़ख है ही नहीं. तो यहाँ पर आपको 3 डिफरेंट कंसेप्ट दिए गए हैं हेल के बारे में इसी प्ले में. अच्छा जी, एथीस्ट और क्रिश्चियन प्ले. अब ये जो प्ले है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है डिबेट हुई. लोगों ने कहा कि जो हमारा जो प्ले का राइटर है क्रिस्टोफर मार्लो, इसने लोगों को क्या दिखाया है कि गॉड को फॉलो नहीं करना चाहिए. इससे लोगों को क्या दिखाया है कि जो पावर है आपको दुनिया में मिलती है वो इसलिए मिलती है कि आप गॉड को फॉलो नहीं करते. तो हालांकि कुछ लोगों ने ये भी जो है इस चीज़ पे बहस की कि क्यों अगर हमारा जो क्रिस्टोफर मार्लो है इसने अगर ये दिखाया था कि गॉड को फॉलो नहीं करना चाहिए, पावर मिलती है, तो उसने उसका एंड कितना बुरा दिखाया है. ठीक है ना, एंड भी तो देखें उसका एंड क्या दिखाया. उसने दिखाया है कि अगर आप गॉड को फॉलो नहीं करते तो आपको किस किस तरह से सज़ा मिल सकती है. लेकिन बहरहाल इस तरह के 2 हमारे जो हैं वो ग्रुप्स थे. कुछ कहते थे कि मार्लो जो है वो एथीस्ट बन गया है, वो गॉड को नहीं मानता, इसीलिए उसने इस तरह का प्ले बनाया है. कुछ कहते थे कि ये क्रिश्चियन प्ले है क्योंकि इसमें देखें अगर गॉड को फॉलो नहीं किया गया तो उसकी किस तरह से सज़ा दिखाई गई है. तो अब हम इसमें ये चीज़ ही डिस्कस करेंगे. फॉस्टर्स का क्रिश्चियन मॉरल दिखाया गया था, यानी कि क्रिश्चियन फॉलोअर दिखाया गया था. लेकिन वो क्या करता है, कमिट करता है मॉर्टल सिन एंड गोज टू हेल फॉर इट. लेकिन वो जो है वो एक ऐसा सिन कमिट करता है, गुनाह करता है जो कि उसे नहीं करना चाहिए था और उसकी सज़ा में उसे दोज़ख में डाल दिया जाता है. ही डिनाइज गॉड, वो गॉड की एग्जिस्टेंस से इनकार करता है एंड देयरफॉर डिनाइड गॉड्स मर्सी. और इसीलिए वो गॉड की जो एक मर्सी होती है, जो गॉड की आप कह सकते हैं रहमत होती है, उससे भी वो इनकार ही होता है. यानी कि गॉड की ताकत से, गॉड की होने से ही जो है फॉस्टर्स जो होता है वो इनकारी होता है, नहीं मानता इस चीज़ को. और ये चीज़ किस तरह से शो की गई है, हमारे पास ये चीज़ इस तरह से दिखाई गई है कि मार्लो को खुद भी जो है वो एथीस्ट जो है वो कहते थे लोग कि मार्लो जो है वो एथीस्ट है, गॉड की एग्जिस्टेंस में, गॉड की मैजेस्टी पावर में वो यकीन नहीं करता. ठीक है, और वो कहते लोग ये भी थे कि इसमें बहुत ज़्यादा जो है ब्लास्फेमी होता है. आप कह सकते हैं ब्लास्फेमी यानी कि आप कह सकते हैं कि खुदा नाउज़ुबिल्लाह मीन्स कि आप कह सकते हैं गॉड की इंसल्ट करना, गॉड के अगेंस्ट बोलना, गॉड की यानी कि आप कह सकते हैं एक तरह से ब्लास्फेमी होता है कि आप लोग जो सैक्रेड जो चीज़ें होती हैं, ये सैक्रेड जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या कि फिर गॉड जो है इनके बारे में आप जो हो वो कंटेम्प्ट शो करो, आप इनके बारे में गलत बात करो, आप जो हो इनके बहुत ही बुरे तरीके से इनके बारे में बात करो. इस तरह की चीज़ों को ब्लास्फेमी कहते हैं. यानी कि रिलीजन के अगेंस्ट बात करना, बहुत बुरी तरह से बात करना, गलत बात करना. ठीक है, तो मार्लो को कहते एथीस्ट माना जाता था कि ये जो है कि गॉड पे यकीन नहीं करता और इसीलिए कहा गया है कि इसने जो है बहुत ज़्यादा ब्लास्फेमी जो है इस प्ले में डाली है. ब्लास्फेमी का मतलब ये जिस तरह मार्लो को शो किया गया कि वो गॉड की एग्जिस्टेंस पे यकीन नहीं करता, तो दैट इज़ अ ब्लास्फेमी. ठीक है, मार्लो को जिस तरह से शो किया गया कि वो ये कहता था कि जी आप कह सकते हैं कि उसने ये फैसला किया कि उसे गॉड की ताकत पे भरोसा नहीं है, गॉड के ऊपर भरोसा नहीं है, बल्कि डेविल के ऊपर भरोसा है. तो दैट इज़ अ ब्लास्फेमी. ठीक है, आप रिलीजन के अगेंस्ट जा रहे हो, आप गॉड के ऊपर यकीन नहीं कर रहे, आप जो गॉड के बारे में गलत बात कर रहे हो. यानी कि उसको ये लगता था कि गॉड जो है वो इतना ताकतवर नहीं है, ये वो खुद गॉड बन जाएगा. तो ये सारी चीज़ें जो है ये ब्लास्फेमी में आती हैं. और यही चीज़ें जो हैं वो क्रिटिक्स कहते थे कि मार्लो जो है वो खुद एक एथीस्ट है. एथीस्ट वो होता है जो गॉड की एग्जिस्टेंस पे यकीन नहीं रखता. तो इसलिए उसने जो प्ले लिखा है उसने वो प्ले भी इसी तरह के बनाया है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लास्फेमीज उसने डाली हैं, यानी कि गॉड की एग्जिस्टेंस से रिलेटेड, गॉड की पावर से रिलेटेड ये सारी चीज़ें डाली हैं. जिसमें कुछ जो हैं वो क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि मार्लो जो है, मार्लो ने अगर ये दिखाया है कि डॉक्टर फॉस्टर्स गॉड के ऊपर यकीन नहीं करता, तो एंड में उसने उसको ये भी दिखाया है कि वो किस तरह से उसको इस चीज़ की सज़ा मिलती है. लेकिन 2 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, दोनों अलग तरह से बात करते हैं. तो आप लोग इसके ऊपर अपनी मर्जी से डिस्कस करेंगे कि आप लोग और कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो या करना चाहते हो.
सिंबल्स की बात करें तो सिंबल्स हमारे पास ब्लड का सिंबल है, गुड एंड इवल एंजल का सिंबल है, फॉस्टस की रिजेक्शन ऑफ एंशियंट अथॉरिटी का सिग्नल है। एंशियंट अथॉरिटी का मतलब यही है कि आप यहाँ पे जो एंशियंट वैल्यूज चली आ रही थी, जो एंशियंट सब्जेक्ट्स चले आ रहे थे, उन तमाम चीज़ों को फॉस्टस जो है वो रिजेक्ट कर देता है। ब्लड किस तरह से है, साइनिंग जो कॉन्ट्रैक्ट ही होती है मेफिस्टोफिलीज के दरमियान और फॉस्टस के दरमियान, वो ब्लड के ऊपर होती है, ठीक है, जो कि इस चीज़ को सिंबलाइज करती है कि ये परमानेंट होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो परमानेंट इसी सूरत में होगा अगर वो ब्लड के ऊपर होगा, फॉस्टस के। अच्छा, और ये सुपर नेचुरल नेचर ऑफ पैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट था उनके दरमियान मेफिस्टोफिलीज और फॉस्टस के दरमियान, उसकी सुपर नेचुरल नेचर को भी शो करती है, यानी ब्लड के ऊपर एक ओथ लिया जा रहा है। ब्लड कॉन्जीलिंग सिंबलाइजिंग हिज ओन बॉडी रिवोल्ट, और जो उसका जो ब्लड है, और मींस कि आप कह सकते हैं कि जो मेफिस्टोफिलीज जो डॉक्टर फॉस्टस का जो ब्लड है वो कंजील्ड हो जाता है। मींस कि कंजील्ड का मतलब होता है हमारा ब्लड लिक्विड होता है ना, बहता है, तो ब्लड जो होता है वो जब थोड़ा सा वो हो जाए, सॉलिड हो जाए, जब वो जमना स्टार्ट कर देता है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं कंजीलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मेफिस्टोफिलीज के साथ जब ये पैक्ट साइन करता है, कॉन्ट्रैक्ट बनाता है डॉक्टर फॉस्टस, तो वहाँ पे उस जगह पर या उस टाइम पर डॉक्टर फॉस्टस का जो ब्लड है वो जम जाता है, वो जो है वो सॉलिड हो जाता है। तो यही जो चीज़ है ये इसकी बॉडी रिवोल्ट शो करती है, यानी कि इसकी बॉडी भी इसके अगेंस्ट जा रही होती है जब ये जो है एक ऑथ ले रहा होता है, एक इमोरल काम कर रहा होता है। इमोरल का मतलब ये है कि गलत काम कर रहा होता है। रनिंग ऑफ क्राइस्ट ब्लड अक्रॉस द स्काई सिंबलाइजिंग सेक्रीफाइस ऑफ जीसस, और यहाँ पर जो है सेक्रीफाइस ऑफ जीसस भी दिखाया गया है, ये आप जब प्ले पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। फॉस्टस की रिजेक्शन ऑफ एंशिएंट अथॉरिटीज किस तरह से है, रिजेक्शन ऑफ लॉजिक, अरिस्टोटल जिसका माहिर था, जिसमें जो अरिस्टोटल जो है आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा लॉजिक में अरिस्टोटल का ही नाम है। ये क्या करता है फॉस्टस, मैंने आपको बताया ना कि एंशिएंट जितनी भी अथॉरिटीज थी, जितने भी सब्जेक्ट्स थे, उन तमाम चीज़ों को रिजेक्ट करता है और अपने लिए एक नई चीज़ चुनता है। लॉजिक को रिजेक्ट कर देता है, मेडिसिन को जिसमें गैलन का बहुत नाम है उसको रिजेक्ट कर देता है, लॉ जिसमें जस्टेनियन का बहुत नाम है उसको रिजेक्ट कर देता है, थियोलॉजी जिसमें बाइबल का बहुत नाम है, जीरम्स बाइबल सबसे इंपॉर्टेंट बाइबल जिसमें जोक दिखाई जाती है, मीन्स की बहुत पुरानी एंशिएंट है, बहुत मानी जाती है, उसको रिजेक्ट कर देता है। सिंबलाइजिंग फॉस्टस ब्रेक विद द मिडिवल वर्ल्ड, और ये तमाम चीज़ें जो है इसकी दिखाती हैं कि फॉस्टस जो है वो मिडिवल वैल्यूज को, मिडिवल जो एक बिलीव्स थे उनको फॉलो ही नहीं करता, वो रिजेक्ट करता है इन तमाम चीज़ों को, तभी तो इसे रिनाइसेंस मैन कहा गया। गुड एंड इवल एंजल को किस तरह से दिखाया जाता है, एंजल अपेयर्स एट फॉस्टस शोल्डर इन अर्ली ऑन द प्ले, मीन्स के जब प्ले भी स्टार्टिंग में ही होता है, आपने पढ़ा है तो आपको आइडिया होगा कि स्टार्टिंग में ही कुछ देर बाद जो है वो गुड एंजल और इवल एंजल आते हैं, जब वो अभी डिसाइड कर रहा होता है फॉस्टस कि उसने क्या काम करना है नेक्स्ट। और गुड एंजल जो है वो उसको मनाने की, अर्जिंग का मतलब मनाने की कोशिश कर रहा होता है कि वो रिपेंट करे और गॉड को सर्व करे, जबकि इवल एंजल जो है वो उसको परसुएड कर रहा होता है कि वो फॉलो करे लस्ट ऑफ फॉर पावर एंड सर्व लूसीफायर, मीन्स के पावर के लिए वो जो है वो लूसीफायर को जो है वो फॉलो करे, क्योंकि पावर उसे लूसीफायर से ही मिलेगी। और ये जो दोनों चीज़ें जो हैं ये डिवाइडेड विल ऑफ डॉक्टर फॉस्टस शो करती हैं, यानी कि दो पार्ट्स दिखाते हैं, पार्ट्स विच वांट्स टू फॉलो गुड एंड पार्ट विच इज संक इन सिन, यानी एक वो पार्ट या एक वो हिस्सा दिखाया गया फॉस्टस का जो कि अच्छाई करना चाहता है और अच्छा काम करना चाहता है और गॉड को फॉलो करना चाहता है, और एक वो हिस्सा दिखाया गया है डॉक्टर फॉस्टस का जो कि बुरे काम करना चाहता है, बुराई में घिरा हुआ है, बुराई में डूबा हुआ है, और वो जो है वो बुरे काम करना चाहता है, और डॉक्टर फॉस्टस का जो हिस्सा जो बुरे काम करने वाला था वही जीत जाता है, क्योंकि वो जो है वो डोमिनेंट होता है। आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर। If you have any questions, you can ask me. Thank you.